सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 12 मार्च के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो इस प्रश्न में आपसे क्या पूछ रहे हैं और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मार्क करना कि अभी 96 नंबर के अकादमी पुरस्कार 2024 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसने जीता। तो आंसर होगा ओपेनहाइमर ने। तो यहाँ पे हम ऑस्कर अवार्ड्स की बात कर रहे हैं जिसे अकेडमी अवार्ड्स भी कहा जाता है। ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। कौन देता है? अमेरिका के एकेडमी ऑफ मोशन पिक्चर आर्ट्स एंड साइंसेस के द्वारा दिया जाता है। आपको बता दूं, पहली बार ये पुरस्कार 16 मई 1929 1929 को दिया गया था। अभी 2024 में ये इसका कौन सा संस्करण है? 96 नंबर का है। आयोजन कहाँ पे हुआ? अभी डॉल्बी थिएटर लॉस एंजल्स अमेरिका में, जिसको होस्ट किया जिमी किमेल ने। तो ये तो बेसिक जानकारी मैंने अब आपको दे दी। अब हम अवार्ड्स की बात करते हैं। तो मुख्य रूप से 4 अवार्ड्स तो आपको ध्यान रखने ही रखने होते हैं, जैसे कि बेस्ट फिल्म का मिला, ओपेनहाइमर को मिला, और 7 अलग अलग कैटेगरी में इसने पुरस्कार जीते हैं। उसी तरह से बेस्ट डायरेक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही क्रिस्टोफर नॉलन, बेस्ट एक्टर हैं ओपेनहाइमर मूवी के ही किलियन मर्फी, और बेस्ट एक्ट्रेस हैं एमा स्टोन पुअर थिंग्स नाम की मूवी की। अभी मैं आपको और भी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स रिवाइज कराऊंगा जहां पे भी ओपेनहाइमर ही विजेता रही थी। तो देखो, ये स्टैटिक प्रश्न बन सकता है इस तरह का कि परमाणु बम के जनक किन्हें कहा जाता है, तो रॉबर्ट ओपेनहाइमर को कहा जाता है। ये ध्यान में रखना। अभी बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म का अवार्ड किसे मिला? द जोन ऑफ इंटरेस्ट को। ये यूके की फिल्म है। अच्छा, अब एक प्रश्न मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ऑस्कर पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो उनका नाम है भानु अथैया। 1982 में इनको मिला था गांधी पिक्चर में बेस्ट डिजाइन्स के लिए। और अभी बिल्कुल लेटेस्ट 2023 में बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड एक भारतीय गाने को मिला था। गाने का नाम है नाट्टू नाट्टू, जो कि RRR मूवी का है, और उसके म्यूजिक डायरेक्टर है M किरावनी। और पिछले साल बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म का अवार्ड भी एक भारतीय डॉक्यूमेंट्री को मिला था। उसका नाम है द एलिफेंट विस्पर्स। तो ये यहां तक तो मैंने आपको ऑस्कर से संबंधित जो जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम में, वो सभी तरह के प्रश्न मैंने आपको करवा दिए लाइन टू लाइन। अच्छा, अब बिल्कुल ध्यान से सुनना, क्योंकि इसी प्रश्न में कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड्स जो अभी इसी साल दिए गए वो भी मैं आपको रिवाइज करा रहा हूं। जैसे कि सबसे पहले हम बात करते हैं बाफ्ता पुरस्कार की। बाफ्ता मतलब ब्रिटिश एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स। 2024 में 77 नंबर का संस्करण था। बेस्ट फिल्म ओपेनहाइमर रही। लीडिंग एक्टर रहे थे किलियन मर्फी ओपेनहाइमर के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला एमा स्टोन पुअर थिंग्स के लिए, और बेस्ट डायरेक्टर रहे ओपेनहाइमर के क्रिस्टोफर नोलान। तो आप नोटिस करोगे बाफ्ता पुरस्कार और ये अभी जो ऑस्कर अवार्ड्स पड़े, इसमें ये चारों बिल्कुल सेम है, तो आपको कुछ अलग से याद नहीं करना है। वहीं गोल्डन ग्लोब अवार्ड्स 2024 हमने पढ़ा था, इस बार इसका 81 नंबर का ये संस्करण है। उसमें भी बेस्ट फिल्म रही है ओपेनहाइमर। बेस्ट एक्टर किलियन मर्फी है ओपेनहाइमर के लिए। बेस्ट एक्ट्रेस रही लिली ग्लेडस्टोन, किस मूवी के लिए? किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए। और बेस्ट डायरेक्टर रहे क्रिस्टोफर नोलान ओपेनहाइमर के लिए। इसमें भी आप देखोगे 3 तरह के तो बिल्कुल सेम हो गए, मूवी, एक्टर और डायरेक्टर का नाम। एक्ट्रेस वाला अलग से याद रखना है। और एक ग्रेमी अवार्ड्स भी मैं आपको रिवाइज करा दूं। 2024 में कौन सा संस्करण? 66 नंबर का, जिसका आयोजन हुआ था लॉस एंजल्स अमेरिका में। संगीत के क्षेत्र में ये दिया जाता है। कौन देता है? रिकॉर्डिंग एकेडमी। और अभी किस भारतीय एल्बम ने ये अवार्ड जीता? तो दिस मोमेंट का एक एल्बम है, जिसको गाया है शक्ति नाम के एक बैंड ग्रुप में। और इस बैंड ग्रुप में 4 भारतीय शामिल हैं। कौन कौन? तबला वादक जाकिर हुसैन, वायलिन वादक गणेश राजगोपालन, गायक शंकर महादेवन, और ताल वादक सेल्वा गणेश विनायक राम। अच्छा, इनके अलावा जाकिर हुसैन और बांसुरी वादक राकेश चौरसिया ने पाश्तो और एज वी स्पीक के लिए भी ग्रेमी पुरस्कार जीता। तो इस तरह से आप देखोगे कि जाकिर हुसैन ने 3 ग्रेमी और राकेश ने 2 ग्रेमी पुरस्कार जीते। बाकी ये भी याद रख लो, एल्बम ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला टेलर स्विफ्ट के मिडनाइट्स को। रिकॉर्ड ऑफ द ईयर मिले साइरस को मिला है फ्लावर्स के लिए। और सॉन्ग ऑफ द ईयर बिली एलिश के गाने हैं व्हाट वाज आई मेड फॉर, उसको मिला है। तो इस साल के ये जो फिल्म कैटेगरी में जो इंपॉर्टेंट अवार्ड्स हैं वो मैंने आपको रिवाइज करा दिए। इंटरनेशनल अवार्ड से ही ऑस्कर हमने पढ़ा, बाफ्टा रिवाइज कराया, गोल्डन ग्लोब अवार्ड से रिवाइज कराया, और ये ग्रैमी अवार्ड। तो आपको ये सारे याद रखने हैं।
मैंने बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट आपको एक बार फिर से रिवाइज करा दिया। तो अभी बढ़ते हैं फिर आगे। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में भारत की पैरालंपिक समिति के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो आंसर होगा देवेंद्र झाझरिया। तो 2 बार के पैरालंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं देवेंद्र झाझरिया, जिनको अभी भारतीय पैरालंपिक समिति का नया अध्यक्ष बनाया गया है। और वे किनका स्थान लेंगे? दीपा मलिक का स्थान लेंगे। देवेंद्र झाझरिया की बात करें तो इनका संबंध किस खेल से है? भाला फेंक से। और आपको बता दूं सन 2004 में एथेंस और 2016 में जो रियो ओलंपिक्स थे उसमें इन्होंने गोल्ड जीता था। वे कहाँ से रहने वाले हैं? वो राजस्थान से हैं। और आप यूं भी कह सकते हो कि पद्म भूषण पाने वाले वो पहले भारतीय पैरा एथलीट थे। कब मिला था उन्हें पद्म भूषण? 2022 में। और एकमात्र भारतीय डबल पैरालंपिक स्वर्ण पदक विजेता भी हैं वो। मतलब ऐसे पैरालंपिक प्लेयर हैं जिन्हें 2 बार गोल्ड मिल चुका है। 2 बार गोल्ड पाने वाले वह एकमात्र भारतीय पैरा एथलीट हैं। 2017 में खेल रत्न उनको मिला, 2004 में अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, 2012 में पद्मश्री मिल चुका है। मैंने आपको बताया 2022 में अभी पद्म भूषण भी मिला था। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देवेंद्र झाझरिया से संबंधित पॉइंट्स मैंने आपको कराए। आप जानते हो भारतीय ओलंपिक संघ की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? पीटी उषा है। अच्छा, पैरा गेम्स से आपको याद आएगा अभी दिसंबर में जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन हुआ था, पहली बार हुआ था। कहाँ पे? नई दिल्ली में। उसका शुभंकर मैस्कोट था उज्ज्वला, जो रिप्रेजेंट करता है गौरैया चिड़िया को। और उसमें टॉप पे रहा था हरियाणा। उसके अलावा एक और पॉइंट मैं आपको करा दूं कि अभी ओएनजीसी पैरा गेम्स का 5वां संस्करण अभी शुरू हुआ नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में, जिसका उद्घाटन खुद हमारे जो पेट्रोलियम मंत्री हैं हरदीप सिंह पुरी जी ने किया। तो ये भी ध्यान रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस कब मनाया गया? तो आंसर होगा 10 मार्च को। तो हर साल 10 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस के रूप में मनाया जाता है। पहली बार कब मनाया गया था? तो 2022 में मनाया गया था। और थीम है वुमेन इन जस्टिस, वुमेन फॉर जस्टिस। आपको बताया भी इंटरनेशनल वुमेन्स डे हमने मनाया था कब? 8 मार्च को। जबकि नेशनल वुमेन डे होता है 13 फरवरी को। और एक अंतरराष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस होता है 15 अक्टूबर को। और अभी हमने देखा अंतरराष्ट्रीय महिला न्यायाधीश दिवस ये 10 मार्च को मनाते हैं। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज का नाम क्या है? तो आप कहोगे फातिमा बीबी। अभी इनका निधन भी हो गया। और वहीं हाईकोर्ट में पहली महिला चीफ जस्टिस कौन रही है? लीला सेठ रही है हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट से। और पहली महिला जज कौन रही है? तो अन्ना चांडी रही है केरल हाईकोर्ट से। वैसे सुप्रीम कोर्ट में अभी तक कोई भी महिला चीफ जस्टिस नहीं रही है, लेकिन बन सकती है 2027 में बीवी नागरत्न। अब चलो इंपॉर्टेंट डे वाला प्रश्न है। एक बार मार्च के सभी इंपॉर्टेंट डेज में आपको रिवाइज कराऊं। देखो, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया, 1 मार्च को ही विश्व समुद्री घास दिवस, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस, 3 मार्च को विश्व श्रवण दिवस, 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस, 5 मार्च को अंतरराष्ट्रीय निरस्त्रीकरण और प्रसार जागरूकता दिवस, 7 मार्च को अंतरराष्ट्रीय औषधि दिवस, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, अभी 13 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस, नो स्मोकिंग डे मनाया गया। तो मार्च के ये इंपॉर्टेंट डेज हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं अभी हाल ही में जारी पुस्तक द कॉन्स्पिरेसी, इसको लिखा किसने है? तो आंसर होगा गोटबाया राजपक्षे। तो इंपॉर्टेंट पुस्तक है ये। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि श्रीलंका के जो पूर्व राष्ट्रपति है कौन? गोटबाया राजपक्षे। उन्होंने ये बुक लिखी है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बुक का नाम क्या है? द कॉन्स्पिरेसी। और इस बुक में उन्होंने अपनी चुप्पी को तोड़ते हुए आरोप लगाया कि चीन के साथ भू राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के कारण उन्हें पद से हटाया गया। गोटबाया राजपक्षे इनका नाम है। वैसे आप जानते हो अभी वर्तमान में श्रीलंका के प्रेसिडेंट कौन है? रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री कौन है? दिनेश गुणवर्धने। अच्छा, पाकिस्तान के अभी प्रधानमंत्री कौन बने थे? शहबाज शरीफ। और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट बने थे आसिफ अली जरदारी। अच्छा, चलो कुछ और इंपॉर्टेंट बुक्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। और ये वही बुक्स लेकर के आया जो 2024 में हमने पढ़ी हैं। जैसे कि संस्कृति के आयाम नाम से बुक लिखी थी मनोरम मिश्रा ने। और मनोज मुकुंद नरवणे हमारे पूर्व आर्मी चीफ हैं, इनकी ऑटोबायोग्राफी आई है 4 स्टार्स ऑफ डेस्टिनी नाम से। जया जेटली ने लिखी है इंस्पिरेशन फॉर ग्राफिक्स डिजाइन फ्रॉम इंडिया। चारू निवेदिता तमिल लेखिका है, कन्वर्सेशंस विद औरंगजेब नाम से बुक लिखी। और इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया था नंदिनी कृष्णन ने। डॉक्टर मनसुख मांडविया हमारे हेल्थ मिनिस्टर हैं,
इन्होंने कौन सी बुक लिखी है? फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर नाम से, जिसको लॉन्च किया हमारे वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ जी ने। और अरूप कुमार दत्ता असम ब्रेवहार्ट लचित बोरफुकम नाम से बुक लिखी है, जिसको लॉन्च किया हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने। एक समंदर मेरे अंदर नाम से बुक लिखी है संजीव जोशी ने। तो ये अभी 2024 के कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, वो मैंने आपको रिवाइज कराई है, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो आंसर होगा जम्मू कश्मीर में। तो केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, अभी उन्होंने ही घोषणा की है कि उत्तर भारत का पहला सरकारी होम्योपैथिक कॉलेज ये जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में जसरोटा क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा। इसकी लागत आने वाली है 80 करोड़ रुपए। अच्छा, ये प्रश्न याद रखना कि होम्योपैथी का आविष्कार किसने किया था? तो आंसर होगा सैमुअल हैनीमैन ने। और एक विश्व होम्योपैथी दिवस हम कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को मनाते हैं। जम्मू कश्मीर से एक प्रश्न आपको याद दिलाऊं तो अभी ऑपरेशन कामधेनु किसने शुरू किया था? पढ़ा था हमने, जम्मू कश्मीर पुलिस ने। अच्छा, इस प्रश्न का उत्तर दो कि उत्तर भारत का पहला परमाणु संयंत्र न्यूक्लियर प्लांट ये कहाँ पे बना? हरियाणा में। उत्तर भारत का पहला औद्योगिक बायोटेक पार्क ये कहाँ पे बना? जम्मू कश्मीर में। और उत्तर भारत का पहला डेटा सेंटर बना कहाँ पे? ग्रेटर नोएडा में। लेकिन अगर पूछे कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ पे बना? तेलंगाना में। अगर पूछे कि डिजी यात्रा शुरू करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला हवाई अड्डा कौन सा बना? तो गोपीनाथ बारदोलाई हवाई अड्डा, जो असम के गुवाहाटी में मिलेगा। और 100% हर घर जल वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा बना अभी? अरुणाचल प्रदेश। और उत्तर पूर्वी का पहला कंप्रेस्ड बायोगैस प्लांट ये बना कहाँ पे? असम में। पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य कौन सा बना? तो आंसर होगा सिक्किम। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट प्रश्न मैंने आपको रिवाइज करवाए, जिसमें कुछ प्रश्न ऐसे हमने देखे जो कि उत्तर भारत में पहले हैं, कुछ पूर्वोत्तर भारत में नॉर्थ ईस्ट इंडिया में पहले हैं। तो ये सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न, इनको ध्यान में रखना। और हाँ, आगे बढ़े उससे पहले अगर आप वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर आपको सेशन पसंद आता है तो आज की वीडियो का हमारा टारगेट रहेगा लाइक का 7000 लाइक्स का। तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि मुझे भी पता लगे कि हाँ, आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आ रही है। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ में अपने स्टडी ग्रुप में एक बार शेयर जरूर कीजिएगा। बाकी देखो, आपकी प्रैक्टिस के लिए इनकी क्विज मिल जाएगी आपकी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन में। पीडीएफ भी आपको वहीं पे मिल जाएगी। क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। चलो फिर अभी अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य की महतारी वंदन योजना को लॉन्च किया? तो आंसर होगा छत्तीसगढ़। तो अभी छत्तीसगढ़ में महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए मोदी जी ने छत्तीसगढ़ की महतारी वंदन योजना को लॉन्च किया है। अच्छा, वैसे इस योजना के बारे में मैं आपको पहले भी ऑलरेडी कई बार बता चुका हूं, क्योंकि पहले इसकी घोषणा हो चुकी थी, लेकिन फाइनली अभी मोदी जी ने ही इसका उद्घाटन किया है। तो एक बार फिर से मैं आपको ये बता रहा हूं, क्या है योजना, क्या होता है इसमें। तो राज्य की विवाहित महिलाओं को इसमें वित्तीय सुरक्षा प्रदान की जाती है, मतलब 1000 रुपए इसमें हर महीने दिए जाएंगे, ये आप ध्यान में रखना। और उन महिलाओं की आयु 21 वर्ष से ज्यादा होनी चाहिए, ये इसकी शर्त है। एक तो महिला विवाहित हो और उनकी उम्र 21 साल से ज्यादा हो, तो हर महीने 1000 रुपए मिलेंगे। अच्छा, आपको याद होगा अभी महिलाओं को वित्तीय सहायता के नाम पे पैसे देने की योजनाएं अभी कई राज्यों ने शुरू की है, और खास तौर पे इलेक्शन आने के पहले ये सब चीजें चालू हो चुकी हैं। आप लोगों को भी समझ में आती है बातें। तो कुछ एक मैं आपको रिवाइज कराऊं, हम ज्यादा पॉलिटिक्स में तो नहीं घुसेंगे, हमारा काम है पढ़ना। तो क्या क्या है वो? एक तो मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना भी शुरू किया दिल्ली ने, महिलाओं को 1000 रुपए प्रति महीना दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना शुरू की थी, उसमें 1000 रुपए दिए जाते थे पहले, लेकिन उसे बढ़ा के 1250 रुपए कर दिया गया प्रति महीना। और ज्यादातर राज्यों ने इन्हीं को देख करके शुरू किया था ये सिस्टम। अभी हिमाचल प्रदेश ने भी इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना को शुरू किया, हर महीने 1500 रुपए देंगे ये भाई साहब। अब देखो, बात छत्तीसगढ़ की है, तो ये रहा मैप में छत्तीसगढ़। देखो, छत्तीसगढ़ की कैपिटल रायपुर होती है। मुख्यमंत्री कौन है? विष्णुदेव साय। और गवर्नर है विश्वभूषण हरिचंद्रन। आपको याद होगा रामलला दर्शन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें फ्री में अयोध्या धाम के दर्शन कराए जाएंगे। और युवा मितान परिवहन योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास न्याय योजना यहाँ पे शुरू हुई थी। मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना शुरू हुई थी। छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले के नागरी दुबराज चावल को जीआई टैग मिला था।
2023 पेन नाबोकोव लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला था छत्तीसगढ़ के लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। छेर छेरा महोत्सव यहाँ पे मनाया गया। मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू हुई थी। कौशल्या मातृत्व योजना यहाँ पे शुरू हुई थी, जिसमें क्या होता है, दूसरी बेटी के जन्म पे 5,000 रुपए दिए जाते हैं। और यहाँ पे आपको इंद्रावती नेशनल पार्क मिल जाएगा, कांगेर घाटी नेशनल पार्क मिल जाएगा, गुरु घासीदास नेशनल पार्क मिल जाएगा, अचान कुमार टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व मिल जाएगा, लेमरू हाथी अभ्यारण्य मिल जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित है। पंडवानी नृत्य यहाँ का बड़ा फेमस है। हरेली त्योहार यहाँ पे मनाया जाता है, जबकि हरेला उत्सव ये उत्तराखंड का है। तो ये सारी पॉइंट्स ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में किस भारतीय जोड़ी ने फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 का खिताब जीता? तो आंसर होगा सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। यहाँ हम बात कर रहे हैं फ्रेंच ओपन बैडमिंटन 2024 की, जिसे जीत लिया है भारतीय जोड़ी सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने। किसे हराया इन्होंने? चीनी ताइपे की जोड़ी को हराया। याद रखना, ये दुनिया की नंबर 1 जोड़ी है, सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी। और मैं आपको बता दूं कि इस भारतीय जोड़ी ने ये दूसरा फ्रेंच ओपन खिताब जीता, क्योंकि 2021 में भी पुरुष डबल का खिताब इन्होंने जीता था। और अभी 2023 में स्विस ओपन का खिताब, इंडोनेशिया ओपन का खिताब, कोरिया ओपन का खिताब इन्होंने जीता था। अच्छा, इसमें वैसे अगर हम बात करें मेन सिंगल और वुमेन सिंगल की, तो मेन सिंगल जीता शी यू कुई ने, चाइना के हैं, और वुमेन सिंगल एन से यंग ने जीता है, साउथ कोरिया की है। लेकिन हमारे लिए मेंस डबल वाला जो नाम है वो इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो भारतीय जोड़ी ने जीता है। वैसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? कुआलालंपुर मलेशिया में है। और आपको याद हो तो हमने पढ़ा था अभी बी साई प्रणीत, इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। और इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी है बैडमिंटन से। और याद रखना साथ में कि 2026 में वर्ल्ड बैडमिंटन जो होंगे 30वां एडिशन होगा, वो कहाँ पे होंगे? भारत में होंगे। और अभी लेटेस्ट बिल्कुल लास्ट ईयर का 2023 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये दिया गया सात्विक साईराज रंकीरेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी को। तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में नौसेना अभ्यास है कटलेस एक्सरसाइज 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो आंसर होगा सेशेल्स में। तो एक्सरसाइज का नाम है कटलेस एक्सरसाइज 2024। ये एक नौसेना अभ्यास है, नेवल एक्सरसाइज है। और इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? पोर्ट विक्टोरिया सेशेल्स में। 26 फरवरी से लेके 8 मार्च 2024 तक चला। और इसमें भारतीय नौसेना ने भी हिस्सा लिया। भारतीय नौसेना के जहाज INS तीर ने हिस्सा लिया। और इस अभ्यास का एक्सरसाइज का उद्घाटन किया था सेशेल्स के राष्ट्रपति वेवल रामकलावन ने। इसमें कितने देशों ने हिस्सा लिया? इसमें 16 देशों ने हिस्सा लिया, जिसमें से भारत भी है। भारत 2019 से इस एक्सरसाइज में हिस्सा ले रहा है। अच्छा, सेशेल्स में ये हुआ ना, सेशेल्स कहाँ पर है? तो ये पश्चिम हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में आता है ये। कैपिटल विक्टोरिया हो गई, करेंसी है सेशेल्स रुपी, और इसके प्रेसिडेंट है वेवल रामकलावन। और देखो एक्सरसाइज वाला प्रश्न है, तो यहाँ पे एक बार फिर से मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। अभी 2024 में अभी तक जितनी भी मिलिट्री एक्सरसाइज हम पढ़ चुके हैं वो सारी, जैसे कि डेजर्ट साइक्लोन एक्सरसाइज, ये भारत और UAE के बीच में हुआ था, राजस्थान के थार रेगिस्तान में। सहयोग काजिन एक्सरसाइज भारत और जापान के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ था, ये चेन्नई में। अयोध्या एक्सरसाइज पहली बार इसका आयोजन हुआ, भारत और थाईलैंड के बीच में हुआ था। साइक्लोन एक्सरसाइज दूसरा संस्करण हुआ इस बार भारत और इजिप्ट के बीच में, कहाँ पे? इजिप्ट में। खंजर एक्सरसाइज इस बार 11वां संस्करण था, भारत और किर्गिस्तान के बीच में हुआ, हिमाचल प्रदेश के बकलो में। स्टीड फास्ट डिफेंडर एक्सरसाइज आयोजन किया था नाटो ने। डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज भारत और फ्रांस और UAE के बीच में हुआ था, ये अरब सागर के ऊपर। और सदा तनसीक एक्सरसाइज ये भी पहली बार हुआ, भारत और सऊदी अरब के बीच में, राजस्थान के बीकानेर में। वायु शक्ति एक्सरसाइज इंडियन एयरफोर्स ने आयोजन किया, पोखरण राजस्थान में। मिलन एक्सरसाइज भारतीय नौसेना ने आयोजन किया, लगभग 50 देशों ने हिस्सा लिया था, विशाखापत्तनम में। दोस्ती एक्सरसाइज 16वां संस्करण था, भारत मालदीव और श्रीलंका के बीच में हुआ ये, मालदीव में।
और एक समुद्र लक्ष्मण एक्सरसाइज के बारे में हमने पढ़ा, भारत और मलेशिया के बीच में हुआ ये विशाखापत्तनम में। अभी सी डिफेंडर्स एक्सरसाइज भारत और अमेरिका के तटरक्षक बलों के बीच में हुआ ये अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर में। तो ये अभी तक 2024 की सारी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज हैं, वो मैंने आपको सारी यहाँ पे रिवाइज करा दी है, तो ये आप ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, हाल ही में किसे मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो आंसर होगा नीता अंबानी को। तो रिलायंस फाउंडेशन के चेयरपर्सन है नीता अंबानी। इनको अभी मुंबई में आयोजित हुए 31वें मिस वर्ल्ड पेजेंट में मिस वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। नीता अंबानी को यह अवार्ड उनके सामाजिक कार्यों के लिए दिया गया है। किसने दिया? तो मिस वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन की सीईओ और चेयरपर्सन जूलिया मॉर्ले ने दिया है। अच्छा चलो कमेंट बॉक्स में लिख के दिखाओ कि अभी मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता है और वो किस देश की है। देखिए किस किस को याद है। बाकी पुष्पा भारती 33वां व्यास सम्मान 2023 के लिए जीता, दीनानाथ राजपूत दूसरा रोहिणी नैयर पुरस्कार जीता और पेरुमल मुरुगन जेसीबी साहित्य पुरस्कार जीता 2023 का, इनके उपन्यास फायरबर्ड के लिए। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर आपसे पूछ रहे हैं, अभी मार्च 2024 में किसने केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है? तो आंसर होगा एएस राजीव ने। तो अभी बैंकर एएस राजीव ने नई दिल्ली में केंद्रीय सतर्कता आयोग के सदस्य के रूप में शपथ ली है। उन्हें केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है प्रवीण कुमार श्रीवास्तव, उन्होंने सतर्कता आयुक्त पद की शपथ दिलाई है। तो अगर केंद्रीय सतर्कता आयोग की बात करें यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की बात करें तो स्थापना होती है 1964 में। और इसकी स्थापना किस किस सिफारिश पे की गई थी? तो के संथानम समिति की सिफारिश पे। इसमें एक अध्यक्ष होता है, 2 सतर्कता आयुक्त होते हैं जिनका कार्यकाल 4 साल या 65 वर्ष आयु जो भी पहले हो। और जो अध्यक्ष है मतलब जो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त है, चीफ विजिलेंस कमिश्नर, उनका नाम क्या है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। जो 2 सतर्कता आयुक्त है उनके नाम क्या है? एक तो अभी बने ये एएस राजीव और एक पहले से हैं अरविंद कुमार। अगर पूछूं आपसे कि हमारे पहले चीफ विजिलेंस कमिश्नर कौन रहे थे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, तो आंसर होगा निट्टूर श्रीनिवास राव। अच्छा आपको याद है ये अरुण गोयल का नाम? अभी तक हमारे चुनाव आयुक्त थे ये, लेकिन अभी इन्होंने रिजाइन दे दिया, इस्तीफा दे दिया। प्रवीण कुमार सूद की बात करेंगे तो सीबीआई डायरेक्टर है। देखो मैंने ये नाम जान करके लिखा है ऑप्शन में, प्रवीण कुमार सूद का। और ये अभी हमने पढ़ा हमारे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त, इनका नाम प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। तो बहुत मिलता जुलता नाम है और दोनों के दोनों नाम इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान में रखना। इसीलिए मैं आपको ऑप्शन रिवाइज करवाता हूँ और जानबूझ करके मैं इस तरह के ऑप्शन यहाँ पे कंफ्यूज क्रिएट करने के लिए रखता हूँ ताकि आप कंफ्यूज हो और जितना भी कंफ्यूज होने हैं वो यही हो जाओ, एग्जाम में ना हो। तो ये था आज का आपका करंट अफेयर्स का सेशन। कमेंट करके जरूर बताइएगा आपको सेशन कैसा लगा। और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना ताकि वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और रिवीजन वाला वीडियो अपलोड नहीं हो पा रहा था, टाइम नहीं मिला था मुझे, लेकिन आज वीडियो अपलोड हो जाएगा। और जो नए स्टूडेंट हैं वो हमारा रिवीजन वाला वीडियो एक बार जरूर विजिट कीजिएगा। अभी जनवरी से हमने रिवीजन करना स्टार्ट किया है करंट अफेयर्स का, जो पहले हम 2023 का करते थे। अभी चलो कल के करंट अफेयर्स का मैं आपको क्विक रिवीजन करा दूं, फिर सेशन एंड करते हैं। तो पहला प्रश्न आपसे पूछा था मिस वर्ल्ड 2023 का खिताब किसने जीता? तो आंसर होगा क्रिस्टिना पिचकोवा ने, चेक रिपब्लिक की है ये। फिर आपसे पूछा अभी रासमस पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? तो आंसर होगा अमिताभ घोष को। और धूम्रपान निषेध दिवस नो स्मोकिंग डे मनाया 13 मार्च को। नरेंद्र मोदी जी ने किस राज्य में सेला टनल का उद्घाटन किया? अरुणाचल प्रदेश आंसर होगा। फिर पूछा बिचोम ये किस राज्य का 27वां जिला बना? अरुणाचल प्रदेश। फिर पूछा अभी मोदी जी ने किस राज्य में लाचित बोरफुकन की 125 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया? असम में। और जेम्स एंडरसन 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज बन गए भी किस देश के? इंग्लैंड के। चुनाव आयुक्त ने इस्तीफा दे दिया, नाम बताओ? अरुण गोयल ने। और एनएचपीसी यानी कि नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन के सीएमडी बन गए राजेंद्र प्रसाद गोयल। और आखिरी प्रश्न था राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर होगा आशा लकड़ा को। अभी कल का होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल की वीडियो में आपसे पूछा था अभी हाल ही में किस अंतरिक्ष एजेंसी ने इनसेट 3DS सैटेलाइट को लॉन्च किया? तो आंसर होगा इसरो ने। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।